गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम श्योर मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही होगी, ऑडिबल हूँ। देखिए, एक मेंस के अंदर, जुडिशरी में, मेंस के अंदर, या आप कह सकते हैं कि इंटरव्यू में भी एक क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेल एज ए मैटर ऑफ राइट कब होता है। यानी जब कभी भी हम बेल की बात करते हैं तो मैटर ऑफ राइट का मतलब हो गया कि किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है तो वो कब कह सकता है कि मेरे को बेल पर छूटना ही नहीं है ना, कब छोड़ना पड़ेगा कानूनन उसे, किस कंडीशन में उसे, लॉ के किस प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उसको छोड़ना ही पड़ेगा। तो मैं आज उसके बारे में आपको शॉर्ट बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, आप उसको एकदम से समझ सकते हैं, एकदम से याद रख सकते हैं। देखिए, अगर हम सीआरपीसी की बात करें तो पूरे सीआरपीसी के अंदर बेल एज ए मैटर ऑफ राइट अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ देयर आर कितने, अगर मैं आपको शॉर्ट बोलूं तो सिर्फ 4 पोजीशन है जहां पर कि बेल एज ए मैटर ऑफ राइट वर्क करता है, या देयर आर 4 पोजीशंस जहां पर कि सीआरपीसी में ये बातें कही गई हैं। अगर नॉर्मली अक्सर आपसे पूछा जाता है तो अक्सर हम लोग सीधा एक ही जवाब देते हैं, जो है 436 यानी 436 सीआरपीसी। जब कभी भी कहा जाएगा कि बेल एज ए मैटर ऑफ राइट, या जब से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाँ, बेल इन केस ऑफ बेलेबल ऑफेंस, तो नॉर्मली हम लोग सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक चीज बस चढ़ी होती है कि जहाँ कहीं भी कोई ऑफेंस बेलेबल इन नेचर होगा तो वैसे मामलों में ही सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, बेल होगा। ठीक है। तो अब ये एक प्रोविजन आपको सिर्फ 436 436 के अंदर दिखता है, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रोविजंस दिए गए हैं। तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, देखिए क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले आपको अगर जो याद है वो बिल्कुल सही याद है, 436 सेक्शन 436 ऑफ द सीआरपीसी। इसके अलावा आप जाओगे तो सेक्शन 436 ए, यहाँ पर भी आपका बेल एज ए मैटर ऑफ राइट हो जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो 437, और 437 के अलावा मैं आपसे बात करूं तो 389। सो देर आर 4 sections, these 4 sections basically deals with the bail as a matter of right। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको स्पेसिफिकली अगर बताऊं तो 436 में तो कोई दिक्कत नहीं है, 436 ए में भी कोई दिक्कत नहीं है। 437 के अंदर 3 सेक्शंस हैं, 3 प्रोविजंस हैं जहां पर कि बेल एज ए मैटर ऑफ राइट वर्क करता है। सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 6 और सब सेक्शन 7। अगर मैं 389 में बात करूं तो सेक्शन 389 में सिर्फ जो सब सेक्शन 3 है वो बात करता है। चलिए मैं आपको सीधे स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, देखिए यहाँ पर देखिए 436 की बात कर रहे हैं तो 436 में जो रिलेवेंट पोर्शन है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन ये कह रही है कि जब कोई भी पर्सन, अगर कोई भी पर्सन जो कि नॉन बिलेबल ऑफेंस का अपराधी नहीं है, उसका अक्यूज्ड नहीं है, अगर उस पर्सन को अरेस्ट या डिटेन किया गया है, विदाउट वारंट किया गया है, तो वैसे केस में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन या कोर्ट जो है उसको क्या कर देगी, बेल पर छोड़ देगी। एंड इज प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम फाइल इन द कस्टडी such officer or at any stage of the proceeding before such court to give bail, such person shall be released on bail। तो जो जरूरी प्रोविजन है वो मैंने आपको शेयर कर दिया। तो 436 के अंदर बहुत सिंपल सा मामला है, भैया बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए। दूसरी बात, अरेस्ट या डिटेन विदाउट वारंट करता है कौन, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, या उसको कोर्ट में लाया जाता है तो कोर्ट या पुलिस जो एसएचओ है वो बेल पर छोड़ सकता है। तो यहां पर क्या हो गया, बेल एज ए मैटर ऑफ राइट हो गया। अब आइए 436 ए की बात करते हैं। देखिए 436 ए एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता है। 436 ए कहता है कि मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एन अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन्ड, किसी भी अंडर ट्रायल प्रिजनर को कितने समय तक के लिए मैक्सिमम डिटेन करके रखा जा सकता है। इसके अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आता है, और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। कहते हैं कि जब कभी भी इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, जब कभी भी इंक्वायरी इज गोइंग ऑन और ट्रायल इज गोइंग ऑन, यानी कि किसी भी अपराध के मामले में किसी पर्सन का इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल, तीनों में से कोई भी चीज चल रही हो, इन्वेस्टिगेशन चल रही हो तो भी, इन्वेस्टिगेशन चलने का मतलब हो गया कि पुलिस ने चार्जशीट सबमिट नहीं करी है, ओके, इंक्वायरी इज गोइंग ऑन, इट मीन्स हो चुकी है और वो कोर्ट में चल रही है, या ट्रायल इज गोइंग ऑन। सो तीनों में से किसी भी स्टेज की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत क्लियर कहता है कि वैसे अपराध जो कि अपराध कौन से हैं, नॉट बीइंग एन ऑफेंस फॉर विच द पनिशमेंट ऑफ डेथ हैज बीन स्पेसिफाइड एज वन ऑफ द पनिशमेंट। देखिए बड़ा क्लियर कह रहा है, 436 ए के अंदर कह रहा है कि अगर कोई ऐसा अपराध है जिसमें कि फांसी की सजा का प्रावधान नहीं है, तो
तो भैया फांसी की सजा का प्रावधान अगर नहीं है तो आजीवन कारावास तो हो सकता है। अगर आजीवन कारावास के अलावा भी बात करें तो कितना, 7 साल तक की सजा हो सकती है, 7 साल से ऊपर की सजा हो सकती है, 10 साल तक की सजा हो सकती है, 15 साल तक की सजा हो सकती है। तो वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर क्लियर करें तो यानी कि वैसे अपराधियों की बेलेबल होते हैं नॉर्मली, ये नॉन बेलेबल की कैटेगरी में एक तरीके से आ गया। मेरे कहने का बड़ा सीधा मतलब ये है कि वैसे मामले जहां पर नॉर्मली बेल नहीं दिए जा सकते हैं, हम लोग अमूमन क्या जानते हैं कि जहां पर 3 साल तक के अपराध की बात होती है वहां पर लोग नॉर्मली बेल मिल जाता है, यानी वो बेलेबल ऑफेंस है नॉर्मली इन जनरल। बट यहाँ पर क्या लिखा है इन्होंने, नॉट बीइंग एन ऑफेंस फॉर विच द पनिशमेंट ऑफ डेथ हैज बीन स्पेसिफाइड एज वन ऑफ द पनिशमेंट अंडर दैट लॉ undergone detention for a period extending up to half of the maximum period of imprisonment specified for that offense under that law। मतलब बड़ा क्लियर है कि अपराध सिर्फ यहाँ पर एक ही को हटाया है जिसमें कहते हैं कौन सा अपराध, तो यहाँ पर कहते हैं कि आज फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, डेथ सेंटेंस नहीं होना चाहिए। तो डेथ पनिशमेंट को छोड़ करके बाकी कोई भी अपराध अगर होता है और उस अपराध में अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, डिटेन रह चुका है और उस अपराध के लिए अगर 1/2 ऑफ द पनिशमेंट अगर उसने जेल में रहते हुए काट ली है ड्यूरिंग ट्रायल, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग इंक्वायरी, तब उस पर्सन को रिलीज कर दिया जाएगा ऑन हिज पर्सनल बॉन्ड एंड सो। जो आगे की चीजें है वो मैंने यहाँ पर स्किप करी है। तो मतलब क्या है, शैल बी रिलीज्ड बाय द कोर्ट ऑन हिज पर्सनल बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटी। तो बड़ा क्लियर कह दिया कि शैल बी रिलीज। तो आप समझ सकते हो कि नॉन अवेलेबल केस में भी बेल एज ए मैटर ऑफ राइट वर्क कर रहा है। इस बात को समझने की कोशिश करो, नॉन अवेलेबल ऑफेंस में मैटर ऑफ ए राइट, बेल एज ए मैटर ऑफ राइट। तीसरा जो प्रोविजन है देखिए 437 में क्या है, 437 में स्पेसिफिकली मैं सीधे मुद्दे पे आता हूं तो सबसेक्शन 2 है। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, इफ इट अपियर्स टू सच ऑफिसर और कोर्ट एट एनी स्टेज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। अगेन इसमें भी क्या है, 437 के सबसेक्शन 2 में इन्वेस्टिगेशन का कोई भी स्टेज रहने दो आप, इंक्वायरी का कोई भी स्टेज रहने दो आप, ट्रायल की कोई भी स्टेज रहने दो आप। यहाँ पर बहुत क्लियर कहता है कि यानी कि आपका इन्वेस्टिगेशन कहीं भी चल रहा हो, इंक्वायरी कहीं भी चल रही हो, ट्रायल कहीं भी चल रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट there are reasonable grounds for believing that the accused had committed a non-bailable offense। Very good, समझ रहे हैं बात को, बहुत क्लियर कह रहा है नॉन बेलेबल ऑफेंस। मैं बेलेबल की बात ही नहीं कर, बेलेबल नहीं, नॉन बेलेबल। आपका जो एक दो दिमाग में बैठा है ना कि सर बेलेबल ऑफेंस के मामले में ही बेल एज राइट क्लेम कर सकते हैं, नहीं सर, यहाँ आपके सामने मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है। सो देयर आर नॉट रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट अक्यूज्ड हैज कमिटेड अ नॉन बिलीवेबल ऑफेंस बट दैट देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर फर्दर इंक्वायरी इनटू हिज गिल्ट। द अक्यूज्ड शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 446A एंड पेंडिंग सच इंक्वायरी बी रिलीज्ड ऑन बेल। समझ में आ गई बात। इसका मतलब क्या है कि नॉन बिलेबल ऑफेंस के केस में भी बेल पर रिलीज करना होगा। और यहां पर क्लियर क्या लिखा है, शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। तो यहां पर भी क्या हो गया, बेल एज ए मैटर ऑफ राइट वर्क कर रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन निकला कि क्या क्या नॉन बिलेबल ऑफेंस में बेल एज ए मैटर ऑफ राइट हो सकता है। आपके सामने आंसर है यस। नाउ आगे भी चल दिए, अभी मैं यस यस नहीं बोल रहा हूं, आगे चलिए। देखिए यहाँ पर सबसेक्शन 6 है आपका 437 का। यहाँ पर भी क्या कहा, इफ इन एनी केस ट्राइबल बाय ए मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ट्राइबल कोई मैटर है, the trial of a person accused of any non-bailable offense is not concluded within a period of 60 days from the first date fixed for taking evidence in the case। फिर से बात क्या होगी, नॉन बेलेबल ऑफेंस मजिस्ट्रेट ट्राइबल मैटर है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है और उसमें कंक्लूड अगर नहीं होता है क्या, ट्रायल 60 डेज के अंदर फ्रॉम द फर्स्ट डेट फिक्स्ड फॉर टेकिंग एविडेंस इन द केस। जिस दिन पहली बार एविडेंस लिया उस तारीख से 60 दिनों के अंदर अगर कंक्लूड नहीं होता है, देन सच पर्सन शैल इफ ही इज इन कस्टडी ड्यूरिंग द होल ऑफ द सेड पीरियड बी रिलीज्ड ऑन बेल। तो यहां पर भी क्या लगा हुआ है, शैल। अगेन क्या हो गया, बेल एज ए मैटर ऑफ राइट हो गया। नाउ नेक्स्ट देखिए सबसेक्शन 7, ये भी है 437 का सबसेक्शन 7। इफ एट एनी टाइम आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल, वेरी गुड। अब आप कहेंगे सर कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल यानी ट्रायल तो कंक्लूड हो चुका है,
So if at any time after the conclusion of the trial of a person accused of a non-billable offense, accused of a non-billable offense and before judgment is delivered, so trial conclude हो चुका है बट जजमेंट नहीं हुआ है, जजमेंट प्रोनाउंस नहीं हुआ, जजमेंट डिलीवर नहीं हुआ है, द कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन, कोर्ट का अपना ऐसा मानना है कि देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग कि अक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी, अक्यूज्ड गिल्टी नहीं है ऑफ एनी सच ऑफेंस, तो उसमें क्या कहा, इट शैल रिलीज द अक्यूज्ड इफ ही इज इन कस्टडी। तो अगेन क्या मिल रहा है, यहां पर है कोर्ट के पास है आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल बट बिफोर द जजमेंट इज डिलीवर्ड, आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल बट बिफोर द जजमेंट इज डिलीवर्ड। तो अगर यहाँ पर कोर्ट का अपना ओपिनियन, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, पहले जो मैटर ऑफ राइट हो गया। लास्ट प्रोविजन जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं वो देखिए आप सामने है, सेक्शन 389, ये तो सबको पता होगा ऑफ कोर्स। सेक्शन 389 में कहते हैं सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग दी अपील। बंदे ने क्या करी, कन्विक्टेड पर्सन ने क्या करी, अपील फाइल करी, और वहां पर क्या कर रहा है, कहते हैं कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस को सस्पेंड कर देना, रिलीज ऑफ अपीलेंट इन बेल, ऑन बेल। यहां देखिए बहुत क्लियर है, where the convicted person satisfies the court by which he is convicted that he intends to present the appeal, the court shall, यहां पर क्या लग गया, shall, यानी shall लगने का मतलब इट्स मैंडेटरी फॉर द जजेस, इट इज मैंडेटरी फॉर द मजिस्ट्रेट्स। सो जहां पर कन्विक्टेड पर्सन इस बात के लिए कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि जिस अपराध में उसे कन्विक्ट किया गया और जिस कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है, उसको अगर ये सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है कि भाई मैं आगे फर्दर अपील में जाने वाला हूं, अगर वो अपील में जाने वाला है, देन इन दैट कंडीशन द कोर्ट शैल क्या करेगी, यहां पर देखिए 1-2, अगर वो ऑन बेल है तो यहां पर क्लियर कर दिया, यहां पर 3 साल का कंडीशन है, जो भी कंडीशन है वो कंडीशन देख ले, लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, ऑर्डर दैट द कन्विक्टेड पर्सन बी रिलीज्ड ऑन बेल। तो यहां पर क्या लग गया, यहां पर लग गया शैल, और यहां पर क्या कह रहा है, ऑर्डर दैट द कन्विक्टेड पर्सन बी रिलीज्ड ऑन बेल। तो मतलब क्या निकल के आ गया, मतलब सीधा निकल के आ गया कि आप बेल एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम कर सकते हो। तो अगर मैं इसको अगर आपके साथ शेयर करूं तो आप देख लीजिए कितने प्रोविजंस हैं, ये आपका हो गया 1, ये हो गया आपका 2, 2 में आपका हो गया, उसके अलावा ये हो गया ये 3, इसके अलावा आप देख सकते हो 4, इसके अलावा ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका कौन सा 6। So there are total 6 provisions और there are total 6 positions जहां पर की सीआरपीसी बहुत क्लियर कह रहा है कि बेल एज ए मैटर ऑफ राइट है। और इसमें एक मजेदार चीज क्या है, अपराध बेलेबल हो या नॉन बेलेबल हो, एक बार जरूर पढ़ना समझना और उसके बाद आप इसको अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, चलिए। अब इसका मैं पहले बता रहा हूँ, इसका डिटेल वर्जन अवेलेबल है आपका ऐप के ऊपर, तो ऐप के ऊपर जाओ, अब पूरा का पूरा सेक्शन पढ़ो, पूरा डिटेल में पढ़ो, ठीक है ना। तो ये पहले पूरी बात समझो, उसके बाद मैदान में कूदना। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।